हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत है एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। दोस्तों आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे ICAR टेक्नीशियन T1 के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 5। दोस्तों आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं, जिन लोगों ने इसके 4 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से वो लोग इसके शेष प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस हो चुके हैं वो वहाँ से देख सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे सभी क्वेश्चन दोस्तों जो हैं करवाए जा रहे हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आइए दोस्तों आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तौलना आसमां बाकी है। आइए दोस्तों इस आसमां को तौलते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जो लोग इसका आंसर दे रहे हैं सी, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा, भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा इसी को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? जियोथर्मल एनर्जी के रूप में भी जाना जाता है। जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी को ही भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। दोस्तों ये होती क्या है, आइए इसके बारे में समझते हैं हम लोग। इसका जो एक इमेज लगा हुआ है दोस्तों, इमेज के माध्यम से समझेंगे और ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दोस्तों ये जियोथर्मल एनर्जी का एक प्लांट लगा हुआ है, आइए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें दोस्तों हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं। दोस्तों पृथ्वी के नीचे क्या होता है, एक मतलब धधकता हुआ क्या पाया जाता है? मैग्मा पाया जाता है, जो कि काफ़ी मतलब गर्म होता है दोस्तों। और इसके अलावा पृथ्वी में क्या सर्वत्र आप लोगों ने देखा होगा यूरेनियम है, थोरियम है, पोटेशियम भी पाए जाते हैं। और इनके जो आइसोटोप्स होते हैं दोस्तों उससे क्या निकलती है? विकिरण निकलती है। और इसी विकिरण और ये जो पृथ्वी के नीचे मैग्मा है, ये दोस्तों यहाँ पे ये जो मैग्मा है दोस्तों, ये मैग्मा क्या होता है? इस मैग्मा और आइसोटोप के विकिरण के कारण जो होता है दोस्तों, पृथ्वी के अंदर का जो जल होता है काफ़ी गर्म हो जाता है। और ये पृथ्वी के अंदर जो जल गर्म हो जाता है दोस्तों, भूगर्भीय ऊष्मा जो होती है पृथ्वी के भीतर गतिशील जल द्वारा क्या होती है? ये भू सतह पर पहुंचती है। इससे क्या प्राप्त होता है? हमें भूतापीय एनर्जी प्राप्त होती है। और भूतापीय एनर्जी का उपयोग किस में किया जाता है दोस्तों? मतलब बिजली उत्पादन में किया जाता है, विद्युत उत्पादन में दोस्तों इसका प्रयोग मुख्य रूप से किया जा रहा है। और इसका अभी हाल ही में दोस्तों एक प्लांट भी लगाया गया है, कहाँ पे? ONGC के द्वारा 2021 में। ONGC के द्वारा दोस्तों 2021 में लेह लद्दाख, लेह जो जिला है लद्दाख का दोस्तों, यहाँ पे क्या लगाया गया है? ONGC के द्वारा दोस्तों भारत का पहला भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना है, जो ये भारत की पहली, इसी तरह क्वेश्चन आएगा, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना, ठीक है। ये ONGC के द्वारा लगाई गई है। और इसमें क्या होगा? भूतापीय एनर्जी है जो इसका प्रयोग विद्युत उत्पादन में किया जाएगा, ठीक है। जिससे कि उस क्षेत्र में जो कृषि कार्य हैं दोस्तों, वहाँ पे खेती वैसे बहुत कम होती है दोस्तों, लेकिन जो कृषि कार्य इत्यादि हैं उनको मतलब करने में जो अगर वहाँ पे विद्युत उपलब्ध हो जाएगी तो बहुत सारे कार्य जो हैं आसानी से वहाँ पे सुलभ हो पाएंगे। आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं इस इमेज के माध्यम से। तो भारत का पहला भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना जो है कहाँ पे स्थापित की गई है दोस्तों? ये लेह लद्दाख में स्थापित की, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए हम यहाँ पे इमेज के माध्यम से समझते हैं और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। इसमें दोस्तों क्या होता है? ये मैग्मा है दोस्तों, मैग्मा के द्वारा क्या होता है? इसका जो जल होता है दोस्तों काफ़ी हीट हो जाता है, हीट होकर ये ऊपर ऊष्मा के रूप में उठता है। ये ऊष्मा इस बॉक्स में आती है दोस्तों, ये जो बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स के द्वारा टरबाइन पे जाती है, टरबाइन इसके द्वारा घूमता है। और टरबाइन किससे कनेक्ट होता है दोस्तों? डायनमो से, यानी कि जनरेटर से कनेक्ट होता है। और जनरेटर क्या होता है? जनरेटर विद्युत का उत्पादन करता है। और इसके द्वारा जो भाप होती है, ये भाप कूलिंग टावर में जाती है। कूलिंग टावर में दोस्तों ठंडी हो जाती है और ठंडा होकर ये क्या बन जाता है? जल बन जाता है। जल जो होता है इंजेक्शन,
ये इंजेक्शन वेल है दोस्तों, यहाँ पे इंजेक्शन वेल के द्वारा ये पृथ्वी में पुनः भेज दिया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर ये भी पूछा जा रहा है भारत का पहला भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ पे स्थापित की गई है 2021 में दोस्तों, तो ये लेह लद्दाख में स्थापित की गई है। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संसार में सर्वाधिक थोरियम के भंडार कहाँ पर मिलते हैं? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कनाडा है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जो लोग दोस्तों कनाडा दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, यूएसए भी नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, भारत। भारत में जो मोनोजाइट मृदा है दोस्तों कहाँ पे पाई जाती है, आप लोग पहले बताइए। भारत में कहाँ पे है दोस्तों, केरल में। किस राज्य में है, केरल में। जो मोनोजाइट मृदा पाई जाती है दोस्तों वहीं पर क्या पाए जाते हैं, ये थोरियम भी पाया जाता है। मोनोजाइट मृदा, ये मुख्य रूप से मोनोजाइट मृदा कहाँ पाई जाती है, केरल राज्य में पाई जाती है दोस्तों। इसमें थोरियम जो होता है काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके अतिरिक्त इसके कुछ भंडार कहाँ पे, राजस्थान में भी हैं दोस्तों। और जो मतलब पूर्वी तट है दोस्तों, इस पर भी कुछ इसके भंडार उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में भी हैं और तमिलनाडु में भी कुछ इसके भंडार देखने को मिलते हैं और झारखंड में भी कुछ इसके भंडार हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। मुख्य रूप से ये जो उत्पादन इसका होता है, सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों विश्व का, ये कहाँ पे होता है, भारत में। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य है, केरल। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए और चीज़ यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। यूरेनियम जो होता है दोस्तों, यूरेनियम जो होता है दोस्तों, यूरेनियम 238, यूरेनियम प्रकृति में कैसे, किस रूप में दोस्तों पाया जाता है, यूरेनियम स्वतंत्र रूप में यूरेनियम 238 के रूप में मिलता है। ठीक है, और इसके सर्वाधिक भंडार कहाँ पे हैं, सर्वाधिक भंडार दोस्तों इसके ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे है, सर्वाधिक भंडार कहाँ पे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में है। और सर्वाधिक उत्पादन जो होता है कहाँ पे होता है, कनाडा में। विश्व का सर्वाधिक उत्पादन यूरेनियम का जो होता है, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है दोस्तों, कनाडा में होता है। और सर्वाधिक भंडार जो है ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत में बात कर ली जाए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बताइए जो यूरेनियम के भंडार मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला जो है झांसी के साइड, यहाँ पे क्या मिलते हैं, यूरेनियम के भंडार। यूरेनियम सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में कहाँ पे होता है, ललितपुर में यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आइए इससे जुड़े भी और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें समझने का हम लोग यहाँ पे प्रयास करते हैं। भारत का जो 70% जो दोस्तों इसका उत्पादन है, भारत में यूरेनियम का 70% उत्पादन जो है दोस्तों कहाँ पे होता है, किस राज्य में। राज्य की दोस्तों अगर बात की जाए, भारत में 70% कुल यूरेनियम का 70% दोस्तों ये कहाँ पे उत्पादित होता है, सिंह भूमि जो है झारखंड सिंह भूमि, झारखंड के सिंह भूमि से। और यहाँ पे जादूगोड़ा की जो खान है दोस्तों, जादूगोड़ा की खान, यहीं से भारत का सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण चीज़ें दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे बताई गई। और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो एग्जाम में दोस्तों पूछी जाती हैं। आप लोगों ने सुना होगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे है दोस्तों, ये तो है मुंबई में। ठीक है, कहाँ पे है, मुंबई में भी कहाँ पे है, ट्राम्बे में। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आप लोगों को पता होगा ये कहाँ पे है, ट्राम्बे में है। इसके अलावा परमाणु, भारत का दोस्तों परमाणु ऊर्जा मुख्यालय, परमाणु ऊर्जा मुख्यालय दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट काफ़ी, कहाँ पे है दोस्तों, मुंबई में। और ये होमी जी भाभा के द्वारा ही स्थापित किया गया था। और कब स्थापित किया गया था दोस्तों, ये 3 अगस्त
होमी जे भाभा के द्वारा 3 अगस्त 1954 पे 1954 में दोस्तों ये स्थापित किया गया था। इन्हीं के नाम पे भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी वहाँ पे स्थापित है। तो ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, जो कि कहाँ पे है, मुंबई ट्राम्बे में। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु, 1 मिनट और दोस्तों समझ लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, परमाणु ऊर्जा अभिकरण इंग्लिश में से क्या कहते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, ये दोस्तों कहाँ पे है बताइए। ये वियना में है। वियना जो कि इसकी राजधानी है ऑस्ट्रिया की, ऑस्ट्रिया, ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया में आप लोग याद रखेंगे। और परमाणु ऊर्जा अधिनियम की बात की जाए दोस्तों, ये कब आया था, परमाणु ऊर्जा अधिनियम यानी कि एक्ट जो था ये कब का है, 1962 का है। और इस एक्ट के द्वारा दोस्तों कोई भी व्यक्ति जो ये यूरेनियम है, थोरियम है, यानी कि ये जो परमाणु एनर्जी के लिए मतलब जो अभिकारक होते हैं दोस्तों, इनको किसी भी प्रकार में वो स्टोर नहीं कर सकता है, यानी व्यक्तिगत स्टोर करने पर इसी एक्ट के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो दोस्तों महत्वपूर्ण चीज़ें थी यहाँ पे आप लोगों को बता दी गई। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलकंड के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है दोस्तों? गलकंड को और किस नाम से जाना जाता है? ग्वाइटर। गलकंड को ही ग्वाइटर, ग्वाइटर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ग्वाइटर। ग्वाइटर में दोस्तों क्या होता है, इसमें एडम एप्पल, एडम एप्पल ये ग्रंथि होती है जो कहाँ पाई जाती है दोस्तों? गले में पाई जाती है। ये गले में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि होती है? एडम एप्पल, ठीक है, यही ग्रंथि क्या होती है? एडम एप्पल ग्रंथि होती है दोस्तों। इसमें क्या होती है दोस्तों, इसका आकार जो होता है इसी को एडम एप्पल कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि जो होती है इसी को एडम एप्पल कहा जाता है। और इसका जो आकार होता है दोस्तों, क्या होता है, इस समस्या में ग्वाइटर में इसका आकार जो होता है काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। और इसके उपचार के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? इसके उपचार के लिए दोस्तों आयोडीन 131 उपचार, इसी के उपचार के लिए आयोडीन 131 का जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसमें ये होता दोस्तों किसकी कमी से? ये आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है, आयोडीन की कमी से क्या होता है? ग्वाइटर डिजीज होती है। और इससे रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो समझ लेते हैं। यूरेनियम 235, इसका प्रयोग दोस्तों कहाँ पे किया जाता है? परमाणु विखंडन, परमाणु विखंडन और बिजली उत्पादन, बिजली उत्पादन में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आयोडीन मैंने बता ही दिया है गलकंड में, यानी कि गलकंड को ग्वाइटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जिसे घेंघा रोग भी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में घेंघा रोग के नाम से भी गलकंड को जाना जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग स्किन कैंसर के उपचार में, स्किन कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। सोडियम 24 जो होता है दोस्तों, इसका प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है? रक्त व्यतिक्रम में तो इसका प्रयोग किया ही जाता है दोस्तों। इसके अतिरिक्त ये जो भूमिगत पाइपलाइन होती है दोस्तों, भूमिगत पाइपलाइन के लीकेज का पता लगाने के लिए, रिसाव जो होता है लीकेज का पता लगाने के लिए, ठीक है, भूमिगत जो पाइपलाइन होती है दोस्तों उसमें लीकेज का पता लगाने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त रक्त व्यतिक्रम में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक और होता है क्या होता है दोस्तों? आर्सेनिक 74, इसका प्रयोग ट्यूमर का पता लगाने में, ट्यूमर का पता लगाने में
आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे बताई गई हैं। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनीमाता रोग जो होता है ये ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों मिनीमाता की एक खाड़ी है दोस्तों, ये कहाँ पे है? मिनीमाता की खाड़ी ये कहाँ पे है दोस्तों? जापान में। मिनीमाता की खाड़ी दोस्तों कहाँ पे है? जापान में है। और 1953 में यहीं पर ये रोग दोस्तों देखने को मिला था। मिनीमाता रोग था 1953 में मछुआरों में, जो मछुआरे थे यहाँ के, उनमें ये रोग देखने को सर्वप्रथम मिला था। मिनीमाता कहाँ है? ये जापान की एक खाड़ी है, यहीं पे दोस्तों ये रोग सर्वप्रथम 1953 में देखने को मिला था। इसमें होता क्या दोस्तों, जो मछलियाँ होती हैं, किससे होता है? जो मछलियाँ होती हैं दोस्तों, इस क्षेत्र के जल में अत्यधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? पारा पाया जाता है। ये पारा जो होता है मछलियों के अंदर चला जाता है और उन मछलियों को खाने से क्या होता है दोस्तों? मिनीमाता रोग हो जाता है। ठीक है, और इसमें दोस्तों समस्या क्या होती है? इसमें मांसपेशियां दोस्तों कमज़ोर हो जाती हैं और कभी कभी क्या होता है? अंधापन और पक्षाघात जो पैरालिसिस की समस्या भी देखने को मिलती है। समस्या अगर गंभीर होती है दोस्तों तो व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये कहाँ पे देखने को मिला था? मिनीमाता की खाड़ी है जापान में। 1953 में मछुआरों में ये रोग सर्वप्रथम देखने को मिला था, जो कि किसके कारण होता है? पारा यानी कि मरकरी Hg, ठीक है, के कारण होता है। और दोस्तों इसके बारे में हम समझते हैं। कैडमियम के कारण दोस्तों क्या होता है? कैडमियम के कारण दोस्तों इटाई क्या हो जाता है दोस्तों? इटाई नामक रोग हो जाता है। कैडमियम काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। कैडमियम की वजह से, कैडमियम के द्वारा क्या होता है? इटाई जो रोग होता है दोस्तों, ये किसके कारण होता है? ये कैडमियम के कारण होता है। और इसकी भी खोज दोस्तों सर्वप्रथम कहाँ पे की गई थी? जापान में। ये भी रोग कहाँ पे देखने को मिला था? जापान के टोयामा प्रांत है जो दोस्तों वहाँ का, टोयामा प्रांत, जापान के टोयामा प्रांत में ये देखने को मिला था। इसमें जो दोस्तों अंग होते हैं, शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं? रीढ़ की हड्डी, प्रभावित होने वाले अंग दोस्तों रीढ़ की हड्डी होती है और शरीर के जोड़ों में दोस्तों क्या होती है? असहनीय पीड़ा इस बीमारी में देखने को मिलती है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी जो होती है टेढ़ी हो जाती है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा पानी की टंकी में क्या होता है? फंगी यानी कि काई लग जाती है दोस्तों, और इसको नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या ब्लीचिंग पाउडर। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, जो लोग ब्लीचिंग पाउडर दे रहे हैं बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? कॉपर सल्फेट। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। और कॉपर सल्फेट का जो फार्मूला होता है दोस्तों क्या होता है? बताइए। CuSO4, कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये खाने वाला सोडा जो होता है, खाने वाले सोडा को क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा। इसका फार्मूला दोस्तों क्या होता है? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट धामन सोडा, सोडियम कार्बोनेट दोस्तों, सॉरी सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? धामन सोडा, यानी कि धोने वाला सोडा जो होता है धामन सोडा कहा जाता है। और इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों? Na2CO3। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर जो होता है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला जो होता है दोस्तों ये CaOCl2, ये
ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखेंगे और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर या 14 नवंबर? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 12 नवंबर। कब मनाया जाता है? ये 12 नवंबर को दोस्तों मनाया जाता है विश्व निमोनिया दिवस। ये जो होती है समस्या दोस्तों किस में होती है? निमोनिया। निमोनिया किससे जुड़ा हुआ है बताइए? कोई बताएगा? निमोनिया जो होती है दोस्तों ये जीवाणु जनित बीमारी होती है। निमोनिया जो होती है दोस्तों ये जीवाणु जनित यानी कि बैक्टीरियल रोग होता है, जीवाणु जनित। ये जीवाणु जनित रोग होता है दोस्तों। और भारत में सबसे अधिक मृत्यु जो होती है बच्चों की दोस्तों इसी के कारण होती है। और इससे क्या होता है? इससे बच्चों में फेफड़े प्रभावित होते हैं और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है निमोनिया के कारण। ठीक है, और निमोनिया के लिए दोस्तों एक प्रोग्राम चलाया गया था सांस। इसके लिए एक प्रोग्राम भी चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा दोस्तों। भारत सरकार के जो कौन सा मंत्रालय है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा दोस्तों सांस नामक एक प्रोग्राम भी चलाया गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया। निमोनिया सक्सेसफुली। ठीक है, सक्सेसफुली। सांस प्रोग्राम दोस्तों चलाया गया था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। इसका पूरा नाम है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे ये किसके द्वारा चलाया गया था? ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे केंद्रीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। और इसके अलावा दोस्तों निमोनिया के लिए एक वैक्सीन भी विकसित की गई है। उसका नाम क्या है? अभी हाल ही में दोस्तों 2021 में एक वैक्सीन निकाली गई निमोनिया के लिए, नीमोसिल। भारत की पहली स्वदेशी निमोनिया की वैक्सीन, ये दोस्तों भारत की पहली है और निमोनिया के लिए स्वदेशी वैक्सीन है। ठीक है, भारत की पहली निमोनिया की स्वदेशी वैक्सीन कौन सी है? नीमोसिल। ठीक है, ये किसके द्वारा बनाई गई है? ये सीरम इंस्टीट्यूट, ये भी आप लोग याद रखेंगे, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे, जो कि किसके सीरम इंस्टीट्यूट जो है ये किसका है दोस्तों? आदर पुणे, जिसका आप लोगों ने नाम सुना होगा। जो कोविशील्ड वैक्सीन थी दोस्तों ये इसी के द्वारा बनाई गई थी। और इसी के द्वारा क्या बनाई गई? नीमोसिल वैक्सीन बनाई गई है दोस्तों। और ये भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है निमोनिया के लिए। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। निमोनिया किससे होता है? जीवाणु जनित बीमारी होती है दोस्तों। और इसके लिए दोस्तों एक दवा भी चलाई गई है जो इससे प्रभावित बच्चे हैं उनको दी जाती है। और इस दवा का नाम क्या है? दवा इसके लिए दोस्तों है, निमोनिया की दवा जो है जो प्रभावित बच्चों को खिलाई जाती है, एमॉक्सिसिलिन। ये दवा है। ठीक है, ये आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रभावित बच्चे जो इस रोग से प्रभावित बच्चे हैं उनको दी जाती है। क्या है? एंटीबायोटिक खुराक है, एंटीबायोटिक डोज एमॉक्सिसिलिन, जो कि निमोनिया से संबंधित है। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और मैंने ये बता ही दिया किसके द्वारा ये निर्मित की गई है।
जो नीमोसिल है ये सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा विकसित की गई, जो कि किसकी है, आदर पुणेवाला की, और इसी के द्वारा कोविड का जो टीका है दोस्तों, कौन सा, कोविशील्ड, वो भी इसी के द्वारा बनाया गया है। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सबसे खास बात दोस्तों नीमोसिल की ये है कि ये मतलब जो इसका बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो इसका बैक्टीरिया होता है नीमोकोकल जो इसका बैक्टीरिया होता है दोस्तों, उसके 20 तरह के वेरिएंट से सुरक्षा प्रदान करती है, 20 तरह के वेरिएंट से, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये 12 नवंबर को मनाया जाता है, आप लोग याद रखेंगे। 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों, 11 नवंबर को बताइए, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, आज़ाद की जयंती पर, भारत के पहले शिक्षा मंत्री, उन्हीं की जयंती पे 11 नवंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 13 दिसंबर को दोस्तों क्या मनाया जाता है, 13 दिसंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे, यानी कि विश्व दयालुता दिवस, वर्ल्ड काइंडनेस डे यानी कि विश्व दयालुता दिवस 13 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, बाल दिवस, यानी कि जो चाचा नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उनकी जयंती पर क्या मनाया जाता है, बाल दिवस, ठीक है। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 घास स्थल कहाँ पर पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय या विंध्याचल, आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। 16 घास पूछा गया दोस्तों ये मुख्य रूप से कहाँ मिलते हैं, पश्चिमी घाट में, मिलते हैं दोस्तों। और ये होते क्या हैं, ये घास स्थल जो होते हैं दोस्तों, इसमें जो वनस्पति पाई जाती है, उस पर क्या होता है, नीले कुरंज के पुष्प विकसित होते हैं। कुरंज वनस्पति है दोस्तों, विकसित होते हैं, ठीक है। और ये इतनी मात्रा में है यहाँ पे दोस्तों कि पूरी जो नीलगिरी की पहाड़ी है उसको आच्छादित कर लेते हैं। इसी के नाम पे दोस्तों, नीले कुरंज के नाम पे ही दोस्तों इसका नाम जो है क्या रखा गया है, नीलगिरी की पहाड़ी रखा गया है। तो आप लोग याद रखेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे 16 जो घास के मैदान है दोस्तों, ये वास्तव में है क्या, ये एक तमिल भाषा का शब्द है। 16 जो है दोस्तों, 16 शब्द तमिल शब्द सोलाई का अपभ्रंश है, ठीक है। इसी से ये 16 शब्द बना है, जिसका अर्थ दोस्तों क्या होता है, अर्थ होता है ठंडा या जंगल, इसका अर्थ होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। और इन्हीं वनों को जो होते, और इस क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट पे, उन्हें माउंटेन वन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पश्चिमी घाट पे जो वन पाए जाते हैं उन्हें माउंटेन वन के नाम से जाना जाता है। और ये काफ़ी ऊंचाई पर दोस्तों उगने वाली एक घास होती है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वन जो होते हैं पश्चिमी घाट पे कौन से, माउंटेन वन पाए जाते हैं। आइए दोस्तों इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा दोस्तों आप लोग ये बताइए, जो उत्तराखंड में पाई जाने वाली जो घास है दोस्तों,
उत्तराखंड में पाई जाने वाली घास को क्या किस नाम से जाना जाता है? बुग्याल। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। बुग्याल घास जो होती है कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों? उत्तराखंड में। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बुग्याल घास के मैदान उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर स्थित है? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए। क्या होगा? ए। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है दोस्तों? ये देहरादून। और इसकी स्थापना दोस्तों कब होती है? 1906 में। ठीक है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है दोस्तों? केंद्रीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ है दोस्तों? ये भी देहरादून में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान दोनों कहाँ पे है? देहरादून में है। इसके अतिरिक्त दोस्तों भारतीय, यहाँ पे कैंडिडेट्स को अक्सर डाउट होता है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है दोस्तों ये कहाँ पे है? भोपाल में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है कहाँ पे है दोस्तों? ये भोपाल में है। और एक और होता है दोस्तों जो एग्जाम में पूछा जाता है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है दोस्तों? नागपुर में है। ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों को बता दिए गए हैं। इसी तरह झांसी में दोस्तों क्या है? झांसी में भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? झांसी में है। यानी कि फोडर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? झांसी में है। ठीक है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और अभी हाल ही में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम दोस्तों बदल कर क्या कर दिया गया है? बताइए। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग की जाने वाली गैस है? मस्टर्ड गैस, ब्यूटेन, मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर क्या होगा? मस्टर्ड गैस। ये दोस्तों सरसों से तैयार की जाती है। किससे? सरसों से। मस्टर्ड गैस जो है दोस्तों ये सरसों से तैयार की जाती है। सरसों में दोस्तों एक जहरीला पदार्थ पाया जाता है। सरसों में विषाक्त पदार्थ क्या होता है? इरूसिक अम्ल। ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ब्यूटेन जो होती है दोस्तों, जब द्वितीय युद्ध हुआ था दोस्तों उस समय ये मस्टर्ड गैस है दोस्तों इसका काफ़ी प्रयोग किया गया था। अश्रु गैस, मस्टर्ड गैस इत्यादि का प्रयोग काफ़ी मात्रा में किया गया था। ठीक है। ब्यूटेन जो होती है दोस्तों ये जो सिगरेट का लाइटर होता है दोस्तों, सिगरेट लाइटर में क्या होती है? ब्यूटेन गैस होती है। ठीक है। मीथेन जो होती है ये नेचुरल गैस जो होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी में क्या होती है? मीथेन होती है। इसके अतिरिक्त जो धान के खेत होते हैं दोस्तों और पशुशाला इत्यादि से दोस्तों और दीमक की मान से जो दीमक होती है, दीमक की मान से दोस्तों किस चीज़ की मतलब सिक्रेशन होती है? मीथेन गैस की होती है।
ब्यूटेन और प्रोपेन एलपीजी में दोस्तों कौन सी गैस पाई जाती है? एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन गैस पाई जाती है। आइए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा देहिंग पटकाई। 7वां जो है दोस्तों 7वां है और ये छठवां राष्ट्रीय उद्यान है। और असम में टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं दोस्तों? असम में 7। ठीक है, कौन कौन से हैं आप लोग एक बार सुन लीजिए, नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। देहिंग पटकाई है, रायमोना है, काजीरंगा जो कि गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, मानस है, नामेरी है और ओरंग डिब्रूगढ़ सैखोवा। ठीक है, देहिंग पटकाई, रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रूगढ़ सैखोवा जो है ये असम के 7 क्या है राष्ट्रीय उद्यान है। नेशनल उद्यान ये कौन से राष्ट्रीय उद्यान 7 हैं? देहिंग पटकाई, रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और डिब्रूगढ़ सैखोवा। ठीक है, और एमपी में दोस्तों बात की जाए तो सबसे अधिक है, 12 हैं। और राजस्थान में दोस्तों अंडमान में अंडमान निकोबार में दोस्तों कितने हैं प्रेजेंट टाइम में? 9। ठीक है, इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में बात की जाए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दोस्तों 2 हैं। कौन कौन से हैं बताइए? उत्तर प्रदेश में दोस्तों 2 हैं, दुधवा व चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों? ये दोनों उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और अगर आप लोग अंडमान निकोबार के भी नोट करना चाहें जो कि 9 है, कैंपबेल है, गैलथिया और क्या है यह वेन राष्ट्रीय उद्यान और महात्मा गांधी मैरीन जो है वंडूर और मिडल बटन है दोस्तों, मिडल बटन। और इसके अतिरिक्त है कौन सा? माउंट हैरियट, नॉर्थ बटन, रानी झांसी मैरीन, सैंड पीक और साउथ बटन। ये दोस्तों कहाँ के हैं? ये अंडमान निकोबार के क्या हैं जो है राष्ट्रीय उद्यान है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने बाघ अभयारण्य हैं दोस्तों? क्या होगा यहाँ पे? कितने बाघ अभयारण्य हैं बताइए दोस्तों? 3 है, 4 है, 5 है, 2 है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 ए। कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं दोस्तों? दुधवा टाइगर रिजर्व, इसके अतिरिक्त पीलीभीत और इसके अतिरिक्त कौन सा है दोस्तों? दुधवा हो गया दोस्तों, और पीलीभीत और अमनगढ़। दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के 3 क्या है राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। और 2 क्या हैं राष्ट्रीय उद्यान है? दुधवा और चंद्रप्रभा। अनुदैर्ध्य क्या दोस्तों? ये अनुदैर्ध्य तरंग किसमें विचरण नहीं कर सकती? निर्वात, कांच, द्रव, गैस। आप लोग दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुदैर्ध्य तरंगे पहले आप लोग ये बताइए होती क्या है दोस्तों? ध्वनि तरंगे जो होती हैं दोस्तों, ध्वनि तरंगों को ही अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की दोस्तों आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के ये तरंगें विचरण नहीं कर सकती हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? निर्वात में ध्वनि तरंगें जो है विचरण नहीं कर सकती हैं दोस्तों। कांच में जो होता है ध्वनि तरंगों का जो चाल होती है दोस्तों, कांच में कितनी होती है?
ये दोस्तों 5660 मीटर प्रति सेकंड, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह लोहा जो होता है दोस्तों, लोहा में इसकी चाल जो होती है 5130 मीटर प्रति सेकंड। जल में दोस्तों इसकी चाल कितनी होती है? 1490 मीटर प्रति सेकंड। और वायु में दोस्तों इसकी चाल जो होती है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। सभी एग्जाम में पूछेंगे, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। सबसे अधिक कांच में है, उसके बाद लोहा है, जल है, फिर उसके बाद वायु है। और निर्वात में अनुदैर्ध्य तरंगे विचरण नहीं कर सकती हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश तरंगे जो होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, और ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पे कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो एग्जाम में दोस्तों अक्सर पूछी जाती हैं। ध्वनि का तारत्व, ये भी एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है। तारत्व जो पिच होती है, पिच, ये किस पे निर्भर करती है? ये आवृत्ति पर, जो ध्वनि की आवृत्ति होती है, आवृत्ति पर निर्भर करती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे। और ध्वनि की तीव्रता जो होती है, ध्वनि की तीव्रता यानी कि लाउडनेस, तीव्रता जो होती है ये आयाम पर डिपेंड करती है, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं, आप लोग याद रखेंगे। ध्वनि की तारत्व यानी कि पिच जो होती है आवृत्ति पर यानी कि फ्रीक्वेंसी पर, और ध्वनि की तीव्रता आयाम पर डिपेंड करती है। निम्न में से किस संगठन ने कुवैती तेल कार्यकारी हैथम अल घिस को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है? विश्व बैंक, यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र या ओपेक? दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ओपेक। ओपेक क्या है दोस्तों? ये ओपेक जो है पेट्रोलियम निर्यातक देश जो है दोस्तों, उसका क्या है? एक संगठन है ओपेक, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। इसमें दोस्तों कितने देश हैं? ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? ओपेक, इसका पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, ठीक है। इसमें कितने देश हैं? 14। वर्तमान समय में इसमें दोस्तों 14 देश हैं। और इसका जो मुख्यालय है, ओपेक का मुख्यालय दोस्तों ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया वियना। यहीं पे भी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का मुख्यालय भी कहाँ पे था? ऑस्ट्रिया वियना में था। और ऑस्ट्रिया वियना में ही ओपेक का भी मुख्यालय है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से देश हैं दोस्तों जो इसमें शामिल हैं। और इसमें मुख्यतः सभी जो देश हैं दोस्तों खाड़ी देश हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इमेज के माध्यम से, और मैप पे हम इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये दोस्तों हैं ये दोस्तों उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका। ये दक्षिणी अमेरिका है। ये क्या दोस्तों? अफ्रीका है, ठीक है। और ये बताइए दोस्तों, एशिया। क्या दोस्तों? एशिया है। और ये जो है हिस्सा, ये यूरोप है, यूरोप है। और इधर क्या है दोस्तों? एशिया है, ठीक है। और ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया। अब हम लोग देखते हैं, ये दोस्तों इक्वेडोर क्या है? ये इक्वेडोर है। ये वेनेजुएला है। और ये क्या है? गुयाना, गेबन, अंगोला, रिपब्लिक ऑफ कांगो, नाइजीरिया, अल्जीरिया, लीबिया, कुवैत, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई। ये दोस्तों हैं खाड़ी देश, ठीक है। यही हैं ओपेक के 14 देश, तो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। दोस्तों यहीं पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि निम्न में से जो ओपेक का एक देश है वो कौन सा देश ऐसा है जो खाड़ी देश नहीं है? तो वेनेजुएला जो है दोस्तों ये खाड़ी देश नहीं है, खाड़ी देश नहीं है, ठीक है। ओपेक कंट्री का खाड़ी देश क्या है? वेनेजुएला, जो नहीं है 14 देशों में, ठीक है। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
और ये जो आप लोग उत्तरी अमेरिका में देख पा रहे हैं, ये पंच झील क्षेत्र है, पंच झील क्षेत्र। इसमें 5 झीलें हैं दोस्तों, कौन कौन सी बताइए? सुपीरियर, ये भी नोट कर लीजिए दोस्तों एग्जाम में, सुपीरियर, और बताइए मिशिगन, मिशिगन सुपीरियर है, मिशिगन है, और ह्यूरॉन, ह्यूरॉन है, इरी, और ओंटारियो, ओंटारियो। ये पंच झील क्षेत्र है, इसे 5 झील का क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। और सबसे जो इसमें बड़ी झील है सुपीरियर झील है, जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे। और ये कहाँ पे स्थित है? यूएसए और कनाडा की बाउंड्री पे स्थित है। इसमें से कौन सी झील जो है पूर्ण रूपेण उत्तरी अमेरिका में दोस्तों? तो वो अमेरिका में है, सॉरी यूएसए में है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? मिशिगन, ठीक है। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का दोस्तों पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण का मान इसके बाहरी कोण के माप से 90 डिग्री अधिक है, तो इनकी कितनी भुजाएं होंगी? दोस्तों आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आइए दोस्तों हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जो एक बहुभुज होता है दोस्तों, मान लीजिए एक बहुभुज है, ठीक है। मान लीजिए एक बहुभुज है, इसमें एक साइड 2 3 4 5 6, 6 भुजाओं का ये क्या है? एक बहुभुज यानी कि षडभुज, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या होता है, ये एंगल, ये होते हैं आंतरिक कोण, ठीक है। और ये दोस्तों जो होते हैं ये क्या होते हैं? बाह्य कोण होते हैं। ये दोस्तों जो होते हैं क्या होते हैं? बाह्य कोण होते हैं। ये क्या होते हैं? बाह्य कोण। और ये क्या होते हैं दोस्तों? आंतरिक कोण। बाह्य कोण जो होते हैं, आंतरिक कोण का योग कितना होता है दोस्तों? 180। दोस्तों आप लोगों को पता है कि एक सीधी रेखा में जो एंगल बनते हैं, 2 एंगल होते हैं, उनका योग कितना होता है? 180 होता है। आइए दोस्तों इसे इस प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। जो बहुभुज के बहुभुज का आंतरिक कोण व बाह्य कोण का योग जो होता है दोस्तों, वो कितना होता है? 180, ठीक है। माना कि आंतरिक कोण क्या है दोस्तों? आइए क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। माना आंतरिक कोण क्या है? x है, तो बाह्य कोण क्या हो जाएगा दोस्तों? बाह्य कोण क्या हो जाएगा इसका? बाह्य कोण क्या हो जाएगा बताइए? 180 माइनस x, क्योंकि आंतरिक और बाह्य कोण का योग 180 होता है, तो आंतरिक कोण मान लिया x है, तो बाह्य कोण क्या हो जाएगा? 180 माइनस x। और इसके आंतरिक कोण जो है दोस्तों क्या दिया गया है? इसके नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण का मान इसके बाहरी कोण के मान से 90 डिग्री अधिक है। आंतरिक कोण का मान जो है क्या है? 90 डिग्री अधिक है, तो इसे 90 डिग्री अधिक कर दीजिए, ठीक है। 90 डिग्री अधिक है, तो इनकी भुजाएं ज्ञात करनी है इसमें। तो आंतरिक कोण बाह्य कोण आप लोग यहाँ पे ऐड कर लीजिए, x प्लस 90 प्लस 180 माइनस x, और इनका योग कितना होता है बताइए? त्रिभुज के बाह्य और आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है?
दोस्तों इसे इस प्रकार समझने का हम प्रयास करते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा, अभी आप लोग समझ जाएंगे। मैंने क्या बताया था, बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग जो होता है, थोड़ा इस तरह इजी हो जाएगा। बहुभुज के आंतरिक व बाह्य कोण का योग मैंने कितना बताया था अभी, 180 होता है। ठीक है, तो माना बाह्य कोण कितना है, माना बाह्य कोण कितना है, x है, और आंतरिक कोण कितना दिया गया है, इसके बाह्य कोण से 90 अधिक है। प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, आंतरिक कोण जो है दोस्तों 90 डिग्री अधिक है बाह्य कोण का, तो x प्लस 90 हो जाएगा। और आंतरिक और बाह्य कोण का योगफल क्या होता है दोस्तों, x प्लस 90 180 के बराबर होता है। आंतरिक और बाह्य कोण का योगफल कितना होता है, आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योगफल 180 होता है, जो कि पहले हम बता चुके हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2x इज इक्वल टू 180 में से 90 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 90। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी 2 से डिवाइड होगा 45, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। ठीक है, बहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोण का योगफल कितना होता है, 180 होता है। और इसमें क्या मान लिया मैंने कि इसका जो बाह्य कोण है दोस्तों वो कितना है, x है, तो आंतरिक कोण कितना हो जाएगा, क्योंकि आंतरिक कोण जो है 90 डिग्री अधिक है, तो x प्लस 90 हो जाएगा। आंतरिक और बाह्य कोण का योगफल जो होता है दोस्तों 180 होता है, मैंने 180 के इक्वल कर दिया और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर ली, x इज इक्वल टू कितना आया 45। ठीक है, और बाह्य डिग्री का दोस्तों फार्मूला होता है बाह्य कोण का, जो बहुभुज का बाह्य कोण होता है दोस्तों, बहुभुज का बाह्य कोण क्या होता है दोस्तों 360 डिग्री बटे n होती है बहुभुज में भुजाओं की संख्या। ठीक है, तो बहुभुज का बाह्य कोण कितना आया है, x की वैल्यू कितनी आ गई 45 इज इक्वल टू हो जाएगा 360 बटे n। ये काट दीजिए, कितनी टाइम में जाएगा बताइए आप लोग, 5 9 45, 9 पछे 45, 9 से काटिए। ठीक है, 9 पछे 45 और 9 चौक 36, ठीक है, 55 40, यानी कि n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू आ जाएगा 8, यानी कि भुजाओं की संख्या दोस्तों कितनी होगी, n होगी। एक बार दोबारा आप लोगों को समझा दे रहे हैं। तो दोस्तों बहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोण का योगफल 180 होता है, और माना इसका बाह्य कोण x है, तो प्रश्नानुसार इसका आंतरिक कोण दिया गया है कि 90 अधिक है, तो x प्लस 90 हो जाएगा। दोनों का योग कितना 180 होता है, यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। बहुभुज का बाह्य कोण जो होता है वो होता है 360 डिग्री बटे n। ठीक है, तो n होती है भुजाओं की संख्या, बाह्य कोण हमें पता ही चल गया है, x कितना निकला था 45 मैंने इक्वल कर दिया, और इसे जो काटने के बाद जो बचा वो आया n इज इक्वल टू 8, जो इसकी भुजाओं की संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 8। ठीक है, ये कैसे होता है दोस्तों, आइए, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा 8 होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 24 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोणों का माप क्या होगा। ठीक है, कोई एक बहुभुज मान लीजिए, सबसे पहले आप लोगों को हम फार्मूला इसका बता दे रहे हैं। फार्मूला दोस्तों होता क्या है, बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, सबसे पहले ये समझ लीजिए योग क्या होता है दोस्तों, ये होता है n-2 गुणे 180। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए त्रिभुज है, त्रिभुज में कितने भुजाएं होती है दोस्तों, n क्या है, भुजाओं की संख्या है। तो त्रिभुज में भुजाओं की संख्या क्या होती है, त्रिभुज में हम पहले आप लोगों को समझा दे रहे हैं कैसे होता है। त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, 3 - 2
गुणे 180 इज इक्वल टू 3 में से 2 निकल जाएगा, कितना बचेगा 1 गुणे 180, यही तो होगा। और ये हो जाएगा 180। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, ठीक है। अगर प्रत्येक कोण की बात की जाए तो इसे कितने से डिवाइड कर देंगे, जितनी भुजाओं की संख्या n से n कितना है 3 इज इक्वल टू 60, यानी प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा त्रिभुज का 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि समबाहु त्रिभुज बनेगा। इसी प्रकार चतुर्भुज की अगर दोस्तों बात की जाए, चतुर्भुज में भी समझ लीजिए, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, तो n की जगह पर कितना रख देंगे 4 माइनस 2 गुणे 180, 4 में से 2 जाएगा 2 गुणे 180 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360, यानी कि 360 डिग्री, ठीक है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। n होती है भुजाओं की संख्या। तो आप लोग याद रखेंगे, अगर प्रत्येक कोण पूछा जाए तो 4 से इसे भाग कर देंगे, 4 9 36 यानी कि 90 डिग्री, ठीक है। चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम इसे करने का प्रयास करते हैं। 24 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोणों का माप क्या होगा। 24 भुजाएं दोस्तों, n की वैल्यू कितनी दी गई है 24, n की वैल्यू दोस्तों कितनी दी गई है 24। फार्मूला क्या होता है, n भुजाओं वाले बहुभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है n-2 गुणे 180 बटे n। यदि यहाँ पे योग पूछा जाता तो n-2 गुणे 180 कर देते, प्रत्येक कोण पूछा गया तो भुजाओं की संख्या से इसे भाग कर देंगे। n की वैल्यू कितनी है 24, तो 24 माइनस 2 कितना हो जाएगा 24 माइनस 2 गुणे 180 बटे 24, 24 में से 2 निकल जाएगा 12 गुणे 180 बटे 24, 12 दूना 24 और 2 से काट देंगे इसे तो 2 9 18 यानी कि 90। सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, 1 मिनट चेक करते हैं इसे। चौबीस में से 2 निकल जाएगा दोस्तों 22 बचेगा, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट, ये क्या हो जाएगा 22, 24 में से 2 जाएगा 22 और फिर से काटेंगे दोस्तों 2 एकम 2 2 एकम 2 और ये नीचे था 24, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 12 आएगा और 12 से 180 को हम काटेंगे, 12 का नंबर 12 12 पंजे 60, ठीक है। तो आएगा ये दोस्तों 11 बचेगा और 15, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 पछे 55, 11 का नंबर 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, 165 डिग्री। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा 165 डिग्री, ठीक है। अगर n भुजाओं वाले बहुभुज का प्रत्येक कोण पूछा जा रहा है तो n से डिवाइड कर देंगे, यदि योग पूछा जा रहा है तो n-2 गुणे 180, और एग्जाम्पल के द्वारा मैंने समझा दिया है कि कैसे ये निकाला जाता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या के 2 गुनी है। पहली संख्या जो है दूसरी की 2 गुनी है, दूसरी संख्या तीसरी की 2 गुनी है। संख्या के व्युत्क्रम का औसत इतना है, माना क्या होगा दोस्तों, माना तीसरी संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी और पहली। अब एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग करते जाएंगे। पहली संख्या, 3 संख्याओं में पहली संख्या जो है दूसरी संख्या के 2 गुनी है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 2 गुनी है, ठीक है। और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 2 गुनी है। दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या जो है तीसरी संख्या x मान ली, तो दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या के 2 गुनी है, और पहली संख्या जो है वो 2 गुनी है किसकी, दूसरी संख्या की, तो ये 2 दूना 4x, ठीक है। इस तरह हो जाएगा। पहली संख्या हमने तीसरी संख्या मान ली x,
तीसरे जो पहली संख्या है दोस्तों वो दूसरी संख्या की 2 गुनी है, दूसरी संख्या जो तीसरी संख्या की तीसरी संख्या x मान ली तो दूसरी संख्या 2x हो जाएगी, और पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 2 गुनी है तो दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे 4x आ जाएगा। ठीक है, अब इनके व्युत्क्रम का औसत बताया गया है कितना है 7/12, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/2x प्लस 1/4x। औसत क्या होता है बटे में हो जाएगा 3 क्योंकि संख्याएं 3 है। ठीक है, बटे 3 इज इक्वल टू कितना है 7/12। ये 3 यहाँ से इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आप एलसीएम ले लीजिए। 4x एलसीएम अगर ले लेंगे आप लोग तो ये कितना आएगा x से इसको डिवाइड करेंगे 4 आएगा, प्लस x से ये डिवाइड होगा 2x से 2 दूनी 4 2 आएगा और 1 आएगा। ये हो जाएगा 3 × 7/12, 3 चौक 12, ये इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 2 6 7, 7/4x बराबर 7/4, 7 से 7 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, x बराबर कितना आएगा 1। x की वैल्यू दोस्तों आ जाएगी 1, तो एक 1 आ गई तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या 2 × 1 2 आ जाएगी। तीसरी संख्या दोस्तों 4 × 1, तीसरी संख्या दूसरी संख्या ये हो जाएगी 4 × 1 = 4, तो 1 2 4 किस में दिया गया बी में, इसका राइट आंसर क्या होगा बी। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी 2 अंकीय संख्या और उसके अंकों को उलट कर लिखने पर बनी संख्या का योगफल सदैव विभाजित होता है 7 से 10 से 11 से 8 से। कोई दोस्तों 2 अंकीय संख्या है, माना 2 अंकीय संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस y। अब इसके अंकों को उलट दिया जा रहा है, अंकों को उलटने पर क्या हो जाएगा 10y प्लस x। ठीक है, अब क्या किया गया है इनके अंकों को क्या गया जोड़ दिया गया है, जोड़ दीजिए 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x, तो ये हो जाएगा 11x प्लस 11y, 11 कॉमन ले लीजिए तो अंदर हो जाएगा x प्लस y। ठीक है, तो कौन सी संख्या आ जाएगी 11, वो संख्या क्या होगी 11 होगी दोस्तों। यानी कि कोई 2 अंकीय संख्या है, उसके अंकों को अगर उलट दिया जाएगा, उलट के लिखने पर बनी संख्या का योगफल जो होता है दोस्तों सदैव किससे विभाजित होगा 11 से। कोई मान लीजिए कोई 2 अंकीय संख्या, एग्जाम्पल के लिए कोई मान लीजिए जैसे 33 है। ठीक है, मान लीजिए 35 है, 35 के अगर अंकों को हम उलट रहे हैं तो कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। ठीक है, 53 हो जाएगा, तो अब 35 को उलटने पर 53 हो गया। अब इनके अंकों का योग 5 3 8, 5 3 8, देखो ये 11 से डिवाइडेड है, 11 8 88। इसी प्रकार मान लीजिए 65 है, 65 के अंकों को उलट दीजिए 56 हो जाएगा। अब इनको ऐड कर लीजिए 6 5 11, एग्जाम्पल के लिए हम आप लोगों को बता रहे हैं 6 5 11, 6 5 11 और 1 12, ये भी 11 से डिवाइड है। इसी तरह मान लीजिए 87 के अंकों को उलट दीजिए, अगर 78 हो जाएगा ये 8 7 15, 8 7 15 और 1 16, तो ये भी 11 से डिवाइड हो जाएगी, 11 1 कम 11, 5 बचे 11 बचे 55। ठीक है, इस तरह से मतलब कोई भी संख्या आप लेंगे और फिर उसके अंकों को उल्टेंगे, उलट कर दोनों को ऐड करेंगे तो दोस्तों वो संख्या किससे हमेशा विभाजित होगी, वो 11 से विभाजित होगी, जो कि आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझा दिया गया। ठीक है, हरी खाद का प्रयोग अधिकतर किस तत्व के स्रोत के रूप में किया जाता है। हरी खाद जो होती है दोस्तों, जैसे ढैंचा है, सनई है इत्यादि जो होती हैं, ये किसकी आपूर्ति के लिए प्रयोग की जाती हैं दोस्तों, ये नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए प्रयोग की जाती हैं। सनई, ढैंचा, बरसीम, ठीक है, मूंग, उड़द, जो इनसे जो हमें खाद्य प्राप्त होती है वो कौन सी प्राप्त होती है, नाइट्रोजन। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, इसमें
बताइए। इसमें जो होता है राइजोबियम की गांठें पाई जाती हैं, ठीक है दोस्तों, इसकी जड़ों में, और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती हैं। इसलिए हरी खाद का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? नाइट्रोजन के लिए किया जाता है, ठीक है। निम्न में कौन सी फसल सभी ऋतुओं में बोई जाती है? गन्ना, मक्का, मूंगफली या मसूर? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मक्का। मक्का सभी सीजन में बोई जा सकती है, ठीक है। खरीफ हो ऋतु हो, खरीफ, रबी, और ये आप लोगों ने सुना होगा खरीफ में भी मक्का की फसल उगाई जाती है, और रबी में भी और जायद में भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या होगा? मक्का हो जाएगा, ठीक है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जौ में कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है? जेन, ग्लूटीन, हॉर्डिन, एल्बुमिन? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि साइंस से दोस्तों, साइंस एग्रीकल्चर के अंतर्गत भी इसमें क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। जेन जो होती है दोस्तों ये मक्का में प्रोटीन होती है, किसमें? मक्का में। ग्लूटीन जो होती है दोस्तों ये गेहूं में होती है। हॉर्डिन जो होती है दोस्तों जौ में होती है। एल्बुमिन जो होती है ये चावल में पाई जाने वाली प्रोटीन है एल्बुमिन, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। यदि दोस्तों आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, और जो लोग नए हैं दोस्तों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आगे के नोटिफिकेशन भी उन्हें समय समय पर मिलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना, और आज के सेशन में दोस्तों यहीं तक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।